हम लोग आज जेई मेन के और जेई एडवांस के एग्ज़ाम स्ट्रेटजी में ये चैप्टर देखेंगे, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका एक टॉपिक होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो एडवांस के लिए भी काफ़ी फेवरेट माना जाता है। तो हम लोग वन बाय वन हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड का क्या इम्पोर्टेंस है, इनके कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। हालाँकि ये सिर्फ़ एक मार्क्स ही एक क्वेश्चन ही कैरी करेगा ओवरऑल में, सिर्फ़ एक क्वेश्चन कैरी करेगा ये, और आप इसे लास्ट टाइम में भी पढ़ के जा सकते हो। तो एनसीईआरटी के लाइन्स से इसमें क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। मतलब अगर 6 पेपर टोटल जेईई मेंस में होते हैं, तो उनमें से ऑलमोस्ट 3 या 4 पेपर में इसके क्वेश्चन होते हैं। और कई बार इसके क्वेश्चन एज ए मिक्सचर आपको मिलेंगे, किसी दूसरे चैप्टर के साथ के क्वेश्चन के साथ ब्लेंड करके इसको आप देख पाओगे एग्जाम में। तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी आपको रखना है, सबसे पहली चीज़ कि इन चैप्टर्स को एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है। जो टॉपिक्स मैं अभी आपको यहाँ पे बता भी रहा हूँ, आप इसको भी, इस स्लाइड को भी एज ए शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हो। एकदम लास्ट टाइम में आप देख के जा सकते हो। सबसे बेटर है कि आप एनसीईआरटी के लाइन्स को देख कर जाओ। हाँ, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन काम नहीं आएगी, आपको उसके लिए थोड़ा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं वन बाय वन हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स। ये कुछ कंटेंट हैं इसमें, जैसे हाइड्रोजन, इसके कुछ आइसोटोप हैं। आइसोटोप में एक आर्टिफिशियल आइसोटोप है, और इस तरह से फिर उसके डिफरेंट और जो फॉर्म है हाइड्रोजन के, जैसे आयंस के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में, ये सब। फिर प्रिपरेशन जो हाइड्रोजन का है वो कैसे होता है, स्मॉल स्केल पर, मतलब और इंडस्ट्रियल स्केल पर, लार्ज स्केल पर। फिर इसके डिफरेंट हाइड्राइड्स और वाटर, जो कि एक ग्लोबल कंपाउंड है, इसका आप जानते ही हो, ये तो यूजफुल फॉर लाइफ है। और हार्डनेस ऑफ वाटर बोलते हैं कि हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, इसका मतलब क्या है और हार्डनेस को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उन चीज़ों के बारे में। ये कंटेंट आपको हाइड्रोजन में मेनली पढ़ना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लोग रेडॉक्स में पढ़ लेते हैं, इसलिए वो रेडॉक्स और पी ब्लॉक के टॉपिक्स में कवर हो जाते हैं, इसलिए उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में आपको पता ही है कि ये 3 टाइप के आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम, ये तो यही हाइड्रोजन है जस्ट। ये ड्यूटेरियम को हेवी फॉर्म बोलते हैं, और ये आर्टिफिशियल है। ये आर्टिफिशियल है तो ये मैन मेड है, और इसलिए ये रेडियो एक्टिव भी होता है, तो ये मिलता नहीं है। तो यही हाइड्रोजन और हेवी हाइड्रोजन आपको मिलेगा एज ए कंटेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन में आप अगर देखोगे इसके बेसिस पर, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर, कि अगर पॉजिटिव है तो प्रोटॉन है, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के एटम में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो सिर्फ न्यूक्लियस बच जाता है जिसमें एक प्रोटॉन होता है। हाइड्राइड है H माइनस, और हाइड्रोजन जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, और इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर्स वगैरह हैं। और ये बताया हुआ है कि ये जो आपके पास H प्लस का फॉर्म है ना, ये H प्लस के फॉर्म में कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा एक्वस मीडियम में, आयन ऐसे भी सारा एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करता है। तो H प्लस कुछ वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रेटेड रहता है, तो उसके हाइड्रेशन के फॉर्म में हम लोग इसको H3O प्लस, और फिर 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, और जितने भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसको आप देखते हो उसके बेसिस पर। देन रिएक्टिविटी के बेसिस पर जो हाइड्रोजन है, या जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, उसमें 3 टाइप का, एक सिंपल हाइड्रोजन, और दूसरा नेसेंट, और तीसरा एडजॉर्ब और कूल्ड। तो जो सिंपल हाइड्रोजन है, जो कि आपको डायरेक्ट हीट करके मिल जाएगा। दूसरा है नेसेंट हाइड्रोजन, जो आपको रिड्यूसिंग रिएक्शंस के थ्रू मिलता है। जैसे आपने मेटल का रिएक्शन करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 से, या डाइल्यूट किसी भी एसिड से आप अगर एक्टिव मेटल को रिएक्ट करा देते हो, या आपने एम्फोटरी को अल्कली के साथ रिएक्ट करा दिया, या फिर आपने कोई भी मेटल को किसी भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव और एसिड डेरिवेटिव्स पे यूज कर लिया, अल्कोहल पे यूज कर लिया, या फिर आपने कोल्ड वाटर से एस ब्लॉक के मेटल्स को रिएक्ट करा दिया। तो इन सब से जो भी आपको एक्वस फॉर्म में हाइड्रोजन मिल रहा है ना, हाइड्रोजन फ्री कर रहा है जो भी रिएक्शन, वो सारे के सारे नेसेंट हाइड्रोजन होते हैं, और रिएक्शंस भी वो रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। तीसरा, ये एडजॉर्ब और कूल्ड हाइड्रोजन, ये एक्चुअली सॉलिड और गैस मिक्सचर है। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनके सरफेस का प्रॉपर्टी होता है कि वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ना ट्रैप कर लेते हैं, मतलब ऊपर जस्ट सरफेस पे, सरफेस फिनोमेना है, इसलिए इसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं या कूलेशन बोलते हैं। तो इस तरह से 3 हाइड्रोजन है, और इनकी रिएक्टिविटी की बात करोगे तो सिंपल, जितना ज़्यादा, जितने हाई टेम्परेचर पे आपको हाइड्रोजन रिलीज मिलेगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी।
तो ऑब्वियस सी बात है कि सिंपल हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर नेसेंट हाइड्रोजन होगा, और देन फिर एडजॉर्बर और कूल्ड हाइड्रोजन होगा। ये एडजॉर्बर और कूल्ड हाइड्रोजन है। ऑक्लूजन मतलब ये मेटल आपको मेनली जो निकेल होता है और पैलेडियम होता है या फिर प्लेटिनम होता है, ये मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स एक्वायर कर लेते हैं। जैसे इनका सरफेस होता है ऐसा ऐसा, अगर इनका ये सरफेस है तो इस सरफेस पर हाइड्रोजन ऐसे ट्रैप्ड रहते हैं। और आपने पढ़ा होगा ये सैचुरेशन के लिए यूज होता है हाइड्रोकार्बन, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या फैट है उन सबके सैचुरेशन के लिए यूज होता है। तो ये है रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा यहाँ। फिर न्यूक्लियर स्पिन के बेसिस पर दो टाइप का हाइड्रोजन होता है, एक तो वो ऑर्थो हाइड्रोजन, दूसरा पैरा हाइड्रोजन, जो डिपेंड करता है इस बात पर कि अगर ये आपका हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल है, जैसे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और इसमें प्रोटॉन है, इसमें भी प्रोटॉन है, इन दोनों में प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, न्यूक्लियर स्पिन है, ध्यान रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता ये, प्रोटॉन अगर एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो इट मीन्स कि ये ऑर्थो हाइड्रोजन है। और अगर वही प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस, अगर ये हाइड्रोजन है दोनों H2 है, जैसे इधर भी ये H2 है, और ये इसका प्रोटॉन और इसका प्रोटॉन, ये दोनों अगर अपोजिटली मूव कर रहे हैं एक दूसरे के, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अगर अपोजिट मूव कर रहे हैं तो ये फिर पैरा हाइड्रोजन। पैरा पोजीशन का मतलब ही होता है अपोजिट पोजीशन, तो आप ध्यान रख सकते हो। और जो सेम डायरेक्शन में प्रोटॉन स्पिन किया तो ऑर्थो हाइड्रोजन। इसके अलावा इसकी जो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में बात कर सकते हो आप, कि जो पैरा का स्टेबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है, तो एब्सोल्यूट पे सब के सब पारा होते हैं, कंप्लीट ऑर्थो में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में जो कुछ लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेटल पे डाइल्यूट एसिड डाल दो तो हाइड्रोजन फ्री करता है, एम्फोट्रिक पे अल्कली डाल दो तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, कोल्ड वाटर डाल दोगे एस ब्लॉक के एक्टिव मेटल्स पे तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, या किसी भी मेटल पे आप हॉट वाटर डालते हो तो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो ये सब तो लैब प्रिपरेटरी मेथड है। आप ये देखो कुछ कमर्शियल प्रोडक्शन और ये डाई हाइड्रोजन, इनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। जैसे कि आप करते हो इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसे आप, तो आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएगा ऑब्वियसली। बहुत हाई प्योरिटी का अगर आपको हाइड्रोजन चाहिए ना, तो आपको ये बेरियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से मिल जाएगा। वहाँ पर निकल इलेक्ट्रोड्स यूज होता है, और वो निकल इलेक्ट्रोड यूज होता है तो जो निकलने वाला हाइड्रोजन होता है वो निकल के सरफेस पे ट्रैप हो जाता है, वही रेनी निकल बोलते हैं उसे। और इस तरह से ये बहुत काफ़ी प्योर हाइड्रोजन आप यहाँ पर ऑब्टेन करते हो बेरियम के हाइड्रोक्साइड से। बेरियम का एक और एजाइड होता है जिससे काफ़ी प्योर नाइट्रोजन भी आप फ्री करते हो, तो बेरियम ध्यान रखना है बेरियम को। और बाय प्रोडक्ट में तो काफ़ी जगह हाइड्रोजन निकलता है, जितने भी टाइप के आप एक्वस सॉल्यूशन को अगर आप इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो सभी में एज ए बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन ही निकलेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, तो ये पहले ही हाइड्रोजन फ्री कर देते हैं एक्वस मीडियम में। हाँ, अब ये जो जरूरी चीज़ें हैं वो ये है कि ये स्टीम अगर आप डालते हो मीथेन पर या किसी भी हाइड्रोकार्बन पर, अगर आप ये डालते हो, क्या ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, ये +2 होगा, 2n+2, ठीक है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन पर अगर आप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में डाल देते हो तो हाइड्रोजन फ्री हो जाता है। तो साथ में तो ये जो रिएक्शन है ना, या कार्बन या कोक पे, कार्बन पे भी अगर आप डायरेक्ट ये डाल देते हो, पानी डाल देते हो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो भी आपको CO और H2 मिलता है। इसे ना वाटर गैस बोलते हैं, इसे वाटर गैस बोलते हैं, या इसे सिंथेटिक गैस बोलते हैं। सिंथेटिक मीन्स सिन गैस बोलते हैं। और इस प्रोसेस को ना कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि देखो कोल सॉलिड है और आपने इसको स्टीम के प्रेजेंस में सीधा दोनों जो प्रोडक्ट मिला आपको, गैसेस प्रोडक्ट मिला, और दोनों काफी अच्छा फ्यूल है, तो एज ए फ्यूल यूज हो जाएगा ये दोनों। तो इस वजह से इसे काफी ज्यादा यूज किया जाता है आजकल एज ए एनर्जी सोर्स के फॉर्म में, गैसेस एनर्जी सोर्स के फॉर्म में, जो कि आप जानते हो कि जो गैसेस एनर्जी सोर्स है उसमें पॉल्यूशन करने का जो ये होता है वो काफी कम होता है, मतलब बिल्कुल ही पॉल्यूटेंट नहीं होते ये। दूसरी चीज है कि अगर आपने इसे
डाईहाइड्रोजन का प्रोडक्शन आपको बढ़ाना हो तो उसी सिन गैस के मिक्सचर के ऊपर वापस से अगर आप स्टीम डालते हो और वो सिर्फ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब 673 केल्विन पर, तो ये CO2 और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट आयरन का ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड यूज होता है। इस प्रोसेस को हम लोग वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं या बॉस प्रोसेस भी बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि वाटर गैस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है ना, तो आपको इसको रखने की प्रॉब्लम होती है कि आप इसे स्टोर कहाँ पर करोगे। तो इस स्टोरेज से बचने के लिए क्या होता है, इसे इन्वायरमेंट में हम निकालना है, पर CO कंटेंट होने की वजह से आप इसे इन्वायरमेंट में निकाल नहीं सकते। तो जब आप इसे इन्वायरमेंट में निकाल नहीं सकते तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इसको फायर करो फ्रॉम द चिमनी। तो उस चिमनी में आप CO को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको CO2 में या किसी ऐसे प्रोडक्ट में जो हार्मफुल नहीं हो, जो पॉइजनस नहीं हो। CO पॉइजनस होता है, तो इसी वजह से इसे हम एक्स्ट्रा स्टीम डाल करके बर्न कर देते हैं इसमें चिमनी में। तो अब ये जो बाहर आ रहा है आपके पास CO2, उसमें हाइड्रोजन तो एज ए फ्यूल यूज हो जाएगा आपके पास और ये CO2 आउट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। और आपको नहीं भी चाहिए हाइड्रोजन तो वो हाइड्रोजन ना उसको प्रोपेल करेगा CO2 को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाने के लिए। तो इस तरह से आप जो आपके पास एक्स्ट्रा वाटर गैस है ना उसको एटमॉस्फेयर में शिफ्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये आपको वाटर गैस को एटमॉस्फेयर में शिफ्ट करने का प्रोसेस होता है, इसे बॉस प्रोसेस भी बोलते हैं। और इसके बाद जो ये हाइड्राइड्स हैं, ये 3 टाइप के हाइड्राइड्स, आयनिक, सलाइन और फिर कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड और मेटालिक नॉन स्टोइचोमेट्रिक। इसमें तो बहुत ही क्लियर है कि आयनिक है तो मतलब S ब्लॉक का बहुत रिएक्टिव मेटल का जो हाइड्राइड होगा वो सॉल्ट लाइक या सलाइन हाइड्राइड होगा। कोवेलेंट मतलब नॉन मेटल या मेटलाइट के साथ अगर हाइड्राइड है तो। और फिर मेटालिक या नॉन स्टोइचोमेट्रिक मतलब ट्रांजिशन मेटल के साथ जो उसका सॉलिड मिक्सचर बन जाता है नॉन होमोजेनस, उसको इंटरस्टिशियल या नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड्स बोलते हैं। इन सब के बारे में इधर है। अब वाटर के बारे में अपन देख लें एक बार कि जो सोर्स वाटर है, जो ये वाटर है, ये 95% जितने भी टाइप के आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में ये सब हैं। इसमें कितना परसेंट कहाँ पर वाटर का सप्लाई है, क्या क्या है, वो कंटेंट लिखा हुआ है। एक बार आप इस टेबल को देख सकते हैं। इसके अलावा हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ वाटर जो अपन पीने के लिए यूज करते हैं वो नहीं, दैट इज ऑल्सो सॉफ्ट बट दैट इज नॉट सो मच सॉफ्ट कि जो अपने को रिक्वायरमेंट है। सॉफ्टनेस ऑफ वाटर अपन देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ना क्लीनिंग पर्पज से, क्योंकि वाटर का यूज ड्रिंकिंग से ज़्यादा ग्लोबली क्लीनिंग के लिए यूज होता है वाटर। तो जो ये रेन वाटर है वो ऑलमोस्ट प्योर होता है, बट उसमें जो एटमॉस्फेयर में गैसेस मिक्स हो जाते हैं उसके वजह से ये हार्ड हो जाता है। और हार्ड वाटर फोम या फ्रोथ जनरेट नहीं कर पाता प्रॉपर किसी भी फ्रोथिंग एजेंट के साथ या डिटर्जेंट्स के साथ या सोप्स के साथ। तो इसीलिए उस केस में जरूरी होता है हार्ड वाटर्स को कन्वर्ट करके सॉफ्ट वाटर बनाना ताकि क्लीनिंग प्रॉपर हो पाए। तो जो मेजर कॉज होता है हार्डनेस ऑफ वाटर का वो होता है कुछ केटायन और कुछ एनायन। केटायन में मेनली कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2, ये 2 रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो एनायन होते हैं वो होते हैं बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट। ये वीक एसिड रेडिकल है तो इसको टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं, इसको टेम्पररी हार्डनेस होता है ये। और इन दोनों की वजह से जो हार्डनेस है वो परमानेंट हार्डनेस होता है। तो ध्यान देने की ये बात है कि आपको अगर हार्डनेस हटाना हो तो आइदर आप केटायन हटा दो और आप एनायन हटा दो, या तो फिर दोनों को हटा दो। और ये बस ये इन दोनों केटायन का जो ये 3 कॉम्बिनेशन है सिर्फ यही हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बाकी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अब इसमें जो टेम्पोररी हार्डनेस है उसको सीधे बॉयल करके आप हटा सकते हो। आप कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को बॉयल करोगे तो ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम का कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, आप ये जानते हो। क्लार्क मेथड है, आप क्लार्क मेथड में क्या करोगे कि कैल्शियम का कोई भी कंपाउंड डाल दो तो वो इन्हें कन्वर्ट कर देगा कार्बोनेट में, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बाकी के जो आयन्स हैं वो सॉल्युबल हैं तो वो बाकी फिर हार्डनेस कॉज नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी हार्डनेस कॉज करने वाला बाइकार्बोनेट रेडिकल था वो यहाँ से आउट हो गया बाइकार्बोनेट। इसके बाद जो
परमानेंट हार्डनेस है। यहाँ ये भी बात समझना है कि जिन मेथड से आप परमानेंट हार्डनेस को हटा सकते हो उनसे टेम्प्रोरी हार्डनेस हट जाएगा, पर जिनसे टेम्प्रोरी हार्डनेस हटा रहे हो उनसे परमानेंट हार्डनेस हटे ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब वो नहीं होता ऐसा। दूसरी चीज कि परमानेंट हार्डनेस में आप जितने भी प्रकार के, जितने भी टाइप के रिएजेंट्स यूज करोगे सभी में सोडियम प्रेजेंट होगा। ये एक कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है, आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे वॉशिंग सोडा में भी क्या होगा कि ये जो मेटल है, ये मेटल का मतलब हो गया कि कैल्शियम, और ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इस मेटल का मतलब हो गया, यहाँ पर जो आप मेटल लिख रहे हो, ये लिख ही रहा है ना मेटल यहाँ पर क्या है, ये मेटल है मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो जब सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो सोडियम इसको डिस्प्लेस कर देगा, कार्बोनेट मैग्नीशियम कैल्शियम का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो ये दोनों कैटायंस रिमूव हो गए, और वाटर से अगर कैटायंस रिमूव हो गया तो हार्डनेस खत्म। लाइकवाइज फिर कैल्गन मेथड, कैल्गन आप देखते होगे ना, एक वो कंटेनर होता है वाटर ये करने के लिए, इसमें जो ये एक वाटर को क्लीन करने के लिए जो सिलेंड्रिकल ये व्हाइट कलर का ये लगा होता है, उसी को कैल्गन बोलते हैं। ये एक्चुअली में केमिकली सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है, और ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट में फिर से ये जो सोडियम है ये इस दो टाइप के कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो मेटल है यहाँ पे वापस फिर मेटल मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम है, वो इसके एनायन फॉर्म को, जो एनायन फॉर्म है ना, उसको एक्वायर कर लेता है। तो इस वाले सिस्टम में मतलब ये जो प्रोसेस है कैल्गन में, इसमें ये अच्छी बात ये है कि सारे आयन होते हैं पानी में ही, बट अब वो हार्डनेस कॉज नहीं कर सकते क्योंकि जो केटायन है वो कैल्गन के एनायन का पार्ट बन जाता है, और केटायन था तब ये हार्डनेस कॉज कर रहा था, अब ये एनायन का पार्ट बन गया तो ये हार्डनेस कॉज नहीं करेगा। और सोडियम का कंपाउंड है तो सॉल्युबल तो ये भी होते ही हैं। अगेन एक ये तरीका है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज में ये जियोलाइट मेथड है। जियोलाइट एक सिलिकेट होता है, और इस सिलिकेट से भी आप ये जो हार्ड वाटर डालते हो तो यहाँ से ये सोडियम का यही आयन एक्सचेंज मेथड, ये पूरे आयन को आप इसको जेड ले लो, इस पूरे को ना अपन जेड ले लेते हैं, तो ये NaZ बन गया। अब ये NaZ बन गया तो जो भी मेटल इसके पास आएगा तो ये MZ2 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो गया, और सोडियम एक्वस फॉर्म में वहां पे क्लियर हो गया। तो इसमें भी एक्सचेंज हो गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक्सचेंज हो गया सोडियम के साथ, तो वो दोनों रिमूव हो गए। एकमात्र कैल्गन मेथड में ही आयंस सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, बाकी सभी मेथड में केटायन रिमूव हो जाता है या एनायन फिर प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये दो तरीके होते हैं। तो इस तरह से ये आयन एक्सचेंज है। इससे भी बेहतर एक आर्टिफिशियल रेजिन एक्सचेंज मेथड होता है, ये सिंथेटिक रेजिन जो मेथड है, इसमें भी दो टाइप के एक्सचेंजर हैं। केटायन एक्सचेंजर जो कि RH के फॉर्म में होता है, और आप इससे एक्सचेंज कर लेते हो, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और दूसरा एनायन एक्सचेंजर है, ये अल्कोहलिक होता है, तो इससे एनायंस को आप रिमूव कर सकते हो। और ये मेथड इतना एक्यूरेट है कि आप इससे बिल्कुल डीमिनरलाइज्ड वाटर, जैसा आपको डिस्टिलेशन के बाद वाटर मिलता है ना, उस टाइप के प्योरिटी का वाटर मिलता है, जिस डिस्टिल्ड वाटर मिलता है इन मेथड से। ये जो आर्टिफिशियल रेजिन मेथड है, सिंथेटिक रेजिन मेथड, इन दोनों को यूज करने से आपको डिस्टिल्ड वाटर के लेवल का सॉफ्ट वाटर मिलेगा। ये ड्रिंकिंग पर्पस से सुटेबल नहीं है, क्योंकि ड्रिंकिंग के लिए तो अपने को कुछ आयंस जो बॉडी को नीड है वो चाहिए, बट ये क्लीनिंग पर्पस से मोस्ट सुटेबल होते हैं। और अब देखते हैं कि इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, जो कि आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका बेस होता है। ये जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं ये सब IIT एडवांस और मेंस में कंटिन्यूअस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। एडवांस में तो ऑलमोस्ट 2017 के बाद कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, हालांकि मिक्स करके क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, लेकिन 2017 के बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। बट JEE मेन में ऑलमोस्ट अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्वेश्चन देखो आप, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये +2 से +3 में चला गया एसिडिक मीडियम में, बट रिड्यूस, और इसको रिड्यूस कर रहा है अल्कलाइन मीडियम में। तो अदर प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम में वो क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो H2O2 रिड्यूस होगा खुद, अगर इसको ऑक्सीडाइज करा है तो रिड्यूस होगा तो वाटर देगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन देगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो, यहाँ सॉल्यूशन और रीजन के साथ लिखा हुआ आपके पास। सेकेंड है कि ये फ्यूल के बारे में ये क्या क्या बातें इसमें से सही हैं, क्या क्या ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग।
तो ये बहुत ही ध्यान से ये भी आपको देखना है कि करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट जब ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, इट्स प्रोड्यूसेस लेस पॉल्यूटेंट देन पेट्रोल, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये काफ़ी कम पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस करता है। अभी बात हो रही थी कि गैसेस जो भी फ्यूल होगा वो काफ़ी कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ए सिलेंडर ऑफ कंप्रेस्ड डाइहाइड्रोजन वेट 30 टाइम्स मोर देन पेट्रोल टैंक प्रोड्यूसिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये भी सही बात है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये लाइंस हैं इसके यूज में। डाइहाइड्रोजन इज स्टोर्ड इन टैंक ऑफ मेटल एलॉय लाइक NaNi5, ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है। इसके बाद द कंबसन वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज पर ग्राम ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड LPG आर 50 and 142 किलो जूल्स रिस्पेक्टिवली। तो अब ये है ना, ये आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो आप इसे नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही सिंपल है कि पर ग्राम लिक्विड डाइहाइड्रोजन जब इससे 30 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो LPG के रिस्पेक्ट में LPG ज़्यादा और हाइड्रोजन कम प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे ही दिखने कंपैरिजन से ही राउंड पता चल रहा है। तो इसीलिए जो ये करेक्ट आंसर है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि ये A, B एंड C। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस लेस ये और लाइटर फ्यूल एंड कंबसन रिलीज ग्रेटर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ कंपैरिजन ऑफ गैसोलीन और अदर फ्यूल्स। तो यही एक कंपैरिजन। तो इसके अगर ये D सही होता तो ऐसे भी B गलत हो जाता। तो ये कंपैरिजन से भी आप क्लियरली पता कर सकते हो कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। B और D किसी भी कॉम्बिनेशन में सही हो नहीं सकता, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। एक ये कॉमन सेंस वाली बात है। करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग A to B, और ये आप जानते हो सेलाइन हाइड्राइड प्रोड्यूस H2 गैस व्हेन रिएक्टेड विथ वाटर। सेलाइन मतलब किसी भी मेटल का हाइड्राइड है, आप बाइंडी का हाइड्रोलिसिस करते हो तो मेटल का हाइड्रोक्साइड और नॉन मेटल का हाइड्राइड मिलता है जो कि हाइड्रोजन होगा। और इस तरह से फिर से ये आप इन सबको कंपेयर करके और आंसर बता सकते हो सॉल्यूशंस के साथ। यहाँ पे ऑलरेडी क्लियरली लिखा हुआ है। जियोलाइट प्रोसेस अभी आपको मैंने बताया, वही जियोलाइट प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है कि कैसा एक्सचेंज होगा, क्या होगा, किस तरीके से ये हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है, उसके बारे में आपको बताना है। अगेन जो 3 आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के, उसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 1 या 2 पे ही मैंने आपको बता रखा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये सब आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में। रिसेंट ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो हमने यहाँ पर लिया है। और विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इमिट लो एनर्जी बीटा पार्टिकल। तो अपनी बात हुई थी कि एक ही इसमें आर्टिफिशियल होता है मैनमेड ट्राइटियम, तो ऑब्वियसली जो रेडियो एक्टिव है वही अल्फा बीटा गामा जो भी रिलीज करेगा रेडियो एक्टिव पार्टिकल। तो ये भी इतना सिंपल सा है। इसके अलावा आप देखो, आप फिर से वापस H2O2, पहला भी क्वेश्चन आपने देखा था H2O2 पे बेस्ड आ गया था। तो ये H2O2 को लेकर फिर से वही ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग और फिर से वही आयरन +2 के बारे में पूछ रहा है। वहाँ पर भी आयरन +2 +3 के बारे में पूछ रहा था। तो इस तरह से अगेन वही कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हालांकि दोनों ही मीडियम में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, चाहे एसिडिक हो या बेसिक हो। अगेन आयन एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि जो अपना ये ग्रुप होता है एक्सचेंज रेजिन में, रिस्पॉन्सिबल फॉर आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी ऑफ कैटायन इन एन एक्सचेंज रेजिन, कि वो एल्कोहलिक होता है और जो दूसरा होता है वो बेसिक होता है। तो ये SO3H एंड NH3, ये आपको एज एन आयन एक्सचेंजर यूज भी रखना याद भी रखना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो सिंगल लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसका किसका, डाइहाइड्रोजन का, वो है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में। हालांकि रॉकेट फ्यूल में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है रिसर्च स्पेस में, बट ये तो अपन कभी साल में एक आध बार करते हैं। पर ये अमोनिया प्रोडक्शन हमेशा होता रहता है क्योंकि यूरिया की नीड ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा है फूड डिमांड की वजह से, फूड सप्लाई की वजह से। तो इसी वजह से जो सबसे मेजर यूज इसका होता है वो अमोनिया सिंथेसिस में ही होता है, जिसको आप हेबर प्रोसेस बोलते हो, उसके लिए। इसके अलावा आप देखो कि ये कुछ और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें से ये जिंक के साथ HCl एज वेल एज NaOH का रिएक्शन कराते हो, तो ये श्योर है कि इसमें से जो मेटल है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और एम्फोट्रिक भी है जिंक, तो एम्फोट्रिक अल्कली के साथ रिएक्शन करेगा तो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो ये करेक्ट है, लेकिन आपसे जो पूछा जा रहा है स्टेटमेंट, उसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख रहा है क्लियरली कि इनकरेक्ट बताओ। तो ये बहुत जरूरी बात है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में, ये देखना कि वो करेक्ट पूछ रहे हैं या वो इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, तो ये देखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से कि ये एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर और ये सब। तो ये सारे जो
एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोजन के, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये सब आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। डाई हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा CO के साथ, रिडक्शन करता है, रिड्यूस करेगा तो डायरेक्ट कॉपर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि कॉपर का ऑक्साइड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता नहीं है। अगर बहुत स्टेबल ऑक्साइड होता है तो 1 by 1 रिडक्शन होता है, कॉपर डायरेक्ट रिड्यूस होकर सीधे मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से ये पॉलीफॉस्फेट जो वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज होता है, आपको बताया था कैल्गन ही पॉलीफॉस्फेट था ना, तो कैल्गन के बारे में पूछ रहा है कि कैल्गन क्या करता है, तो कैल्गन सॉल्युबल फॉर्म में रिमूव करता है। मैंने बताया था जितने भी हैं सब केटायन और एनायन को रिमूव करते हैं एज ए प्रेसिपिटेट, बट कैल्गन एक मात्र ऐसा मेथड है जो सारे आयंस को पानी में ही रखता है, वो सॉल्युबल फॉर्म में ही सभी को रिमूव करता है। तो ये है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो कि काफी रिसेंट में पूछा है कि आप विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो जिंक मेटल एम्फोट्रिक है और NaOH अल्कली है तो दे देगा। गोल्ड का अगर आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, NaCN के साथ, आपको पता होगा कि ये लीचिंग प्रोसेस है, यहाँ पर किसी तरह का हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता नहीं है। लाइकवाइज कॉपर मेटल कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करता है, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ H2 मिलता नहीं है, आपको ऑक्सीजन मिलेगा, वाटर मिलेगा। आयरन का भी कंसंट्रेटेड इसके साथ, तो इसके साथ भी हाइड्रोजन मिलने का कोई चांस है नहीं। लाइकवाइज एक और क्वेश्चन पूछा था रिसेंट में कि जिंक का एम्फोट्रिक नेचर है, इसको 2 रिएक्शन के साथ आप बताओ, एक में HCl के साथ रिएक्शन करा रहे थे, एक में NaOH के साथ करा रहे थे। तो उसमें देखा जा रहा था कि अगर HCl के साथ रिएक्शन जिंक कर रहा है तो जिंक एज ए कैटायन, एज ए सॉल्ट में कैटायन के फॉर्म में जाएगा, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग जो जिंक है वो बेसिक है, जबकि NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे तो अल्कली है, उसके रिस्पेक्ट में एम्फोट्रिक होने की वजह से वो बेसिक होता है। तो उस रिएक्शन पे आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे कि जिंक का एम्फोट्रिक नेचर है, क्योंकि वो एसिड के साथ अलग टाइप का रिएक्शन और बेस के साथ अलग टाइप का रिएक्शन देता है। ये एक शॉर्ट रिव्यू था हाइड्रोजन के ऊपर, आप इसको देखें, इसके बेसिस पे अपने शॉर्ट नोट्स बना लें, कुछ और क्वेश्चंस के सीरीज को आप देख लें, और एग्जाम के लास्ट टाइम में भी अगर आप एनसीईआरटी अभी एक बार पढ़ने के बाद उसे रिपीट कर देते हो तो इससे आए हुए क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं, सारा आपके माइंड में रहता है। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आप देखें नेक्स्ट के लिए।